हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आपको लगता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करे, इंशाल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। मुझे तो एक ग्रेटर प्लान लगता हुआ नजर आ रहा है। इनसाइड स्टोरी दे रहा है, अगर जो हालात है वो मुझे कोई मशकूक लग रहा है। उनके जो खदशात है उनको गौर से सबों को उन पर गौर करना चाहिए। जो भी नवाज शरीफ के साथ आज मिलकर कह रहे हैं ना कि जमहूरियत खतरे में है, इसका मतलब उनकी करप्शन खतरे में। स्पीकर साहब की अपनी राय है, वो इंडिपेंडेंट है, स्पीकर है, लेकिन हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे। सियासत में उतार चढ़ाव होता है, अल्लाह का फजल है, हम मुद्दत पूरी करेंगे। खतरा टलने की जो कोशिशें हैं वो हम सब ने मिलकर शुरू कर दी हैं और इंशाअल्लाह खतरा टल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। स्पीकर यार सादिक बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो छप्पर फाड़ के बोलते हैं। और कल उन्होंने जो बोला उस पर बहुत से सवालात उठ गए, लेकिन उनको खुद भी मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ होने वाला है। उस कुछ के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ जान सके हैं, बहुत कुछ नहीं पता। अभी जो सूरत हाल है उसमें जो कुछ होने वाला है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि कल इमरान खान साहब के नाअहली केस का फैसला आना है। वो नाअहल होंगे या नहीं होंगे ये अदालत जानती है, और कल 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं जो रिमार्क्स आए थे उसके बारे में, कि जो तहरीके इंसाफ के बारे में और हनीफ अब्बासी साहब का जो मुकदमा था उसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि लंदन फ्लैट जाहिर किया गया, ऑफशोर कंपनी नहीं जाहिर की गई। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तमाम मवाद देखने से पता चलेगा कि क्या ये आदमी बेईमान है या नहीं, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। और ये भी कहा था कि मवाद देख के फैसला करेंगे, और ये भी कहा था कि फैसला जल्द नहीं आने वाला। 1 महीना पहले 14 नवंबर को उन्होंने ये बात कही थी, और अब एग्जैक्टली 1 महीने के बाद ये फैसला आ रहा है। ये बहुत जल्द ही है, इसको बहुत देर से का फैसला नहीं कहेंगे। लेकिन क्या होने वाला है कि ये फैसले भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ नैब ने वज़ीर ख़जाना साहब का रेड वारंट भी जारी कर दिया। इंटरपोल के ज़रिए से उनको अब इसहाक डार साहब को पाकिस्तान लाया जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। हमारी बीमार इकॉनमी के बीमार वज़ीर ख़जाना, जिनको कि नैब ये कहती है कि उनका इलाज पाकिस्तान में हर सूरत मुमकिन है, लिहाजा उनको पाकिस्तान में ही इलाज करवाना चाहिए। उनके लिए वो कितने पुरअसर होंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, इस पर भी बात करेंगे। एक जो बाइट हम आपको सुनवाते रह गए वो शायद खाकान अब्बासी साहब की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आज अपने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि 15 जुलाई को इंतखाबात होंगे। मतलब वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो 15 जुलाई की एक रफ डेट भी दे रहे हैं, और इससे पहले निगरान सेटअप भी बनना है। क्यों पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप के बारे में भी बहुत सी इत्तलात आ रही हैं, क्यों अफवाहें हैं, क्यों र्यूमर्स हैं, क्यों असेंबलियों के बारे में र्यूमर्स हैं, क्यों सिस्टम के बारे में र्यूमर्स हैं कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। क्या जमहूरियत को ख़तरा है या पार्लिमानी जमहूरियत को ख़तरा है? हमारा सबसे अहम सवाल यही होगा। और वो ग्रेटर प्लान क्या है जिसका स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि ग्रेटर प्लान बनता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आज बहुत ही मोतबर पैनल है। हमारे साथ मौजूद है जनाब वज़ीर आज़म के बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, मुशीर हैं, जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सैयद नवीद कमर साहब, आप इनकी आज भी तकरीर सुन रहे थे कौमी असम्बली में। जाना माना नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी पार्लिमानी रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ शफकत महमूद साहब हैं, तर्जुमान है, मरकज़ी तर्जुमान रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद लतीफ़ साहब भी, जो कि एक दिफाई तज्ज़िया निगार भी है, बल्कि सियासी मामलात के ऊपर भी अपनी निगाह रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले अगर शाहिद लतीफ़ साहब से मेरा राब्ता है तो शफकत साहब से भी, तो मैं खैर नवीद कमर साहब, सर ये जो कल स्पीकर साहब ने स्टेटमेंट दिया और अब जो फैसला कल मतवक्के है, जो क्योस है, अफरा तफरी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क में
वैसे भी जब कोई टर्म ख़त्म होने वाला होता है किसी हुकूमत का और इलेक्शन आने वाले होते हैं तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। हर एक अपनी जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा होता है पोजीशन, और गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अंडर प्रेशर होती है। आप लोग भी थे अंडर प्रेशर? नहीं, हमारे खिलाफ 5-7 साजिशें चली, तो अगर उसको अंडर प्रेशर कहते हैं तो हाँ वो भी टाइम था। तो फिर नून भी सही अंडर प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि नून शायद उस प्रेशर को उस तरह से हैंडल नहीं कर सक रही जो कि करना चाहिए। अब एक तो स्पीकर, मतलब साजिशें मौजूद हैं जो आपने कहा कि वो है, साजिशें अभी भी हैं, अभी भी मौजूद है, कोई उसमें वो नहीं है। जिस पोजीशन पे स्पीकर साहब बैठे हैं, आज मैंने उनको कहा भी और यहाँ भी कह सकता हूँ मैं कि उनको ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक डिस्पॉन्डेंसी फैलाती है पॉलिटिकल फोर्सेस में, नॉट जस्ट PMLN बट जनरली पॉलिटिकल फोर्सेस में। उन्होंने क्या कहा? वो खौफजदा हो गए थे या सिस्टम बचाना चाह रहे थे या इत्तलात उनके पास संजीदा थी? क्या कहा? इत्तलात तो सबके पास जितनी हैं उतनी उनके पास भी हैं शायद, और खैर वो कह रहे थे कि मैं फोरवार्न करना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वो उनकी एक टेक्निकल मूव हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। नेगेटिव ज्यादा हुआ आपके ख्याल में? नेगेटिव तो होना ही था ना। नेगेटिव तो जो भी MNA है, जो भी सियासतदान है, जो इवन वर्कर है, वो जब ये सुनता है बातें कि भाई हालात ठीक नहीं है, क्या मतलब है कि टर्म पूरी नहीं होगी, मीन्स कि प्रीमैच्योरली गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि नहीं हमें नहीं जाना घर। या तो ये हो ना कि भाई हम लोगों ने फैसला किया है कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और उससे पहले, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर जाहिर है कि somebody else is conspiring। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, ये साजिशों वाला जो आंसर है, बिल्कुल जैसे नवीद कमर साहब ने कहा कि 5 साल उनकी हुकूमत के खिलाफ भी साजिशें रही, आपको लगता है कि ये जो PMLN की हुकूमत है इसके खिलाफ इतनी साजिशें बढ़ गई हैं कि स्पीकर को बोलना पड़ा बिलाखिर, और आज उन्होंने उसके बाद कहा कि खतरा टल जाएगा, उनके का बोझ है वो कम हो गया है और इंशाअल्लाह अब खतरा बाकी नहीं रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये साजिशें यहाँ पे किसने की? ये तो खुद अपने खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं, और खासकर जब से पनामा वाला किस्सा सामने आया, मैं समझता हूँ उसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अलहदा हो जाते इससे पहले कि उनका सारा पलंदा खुलता और ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के नाम आते और उनके खाते खुलते, जिसकी वजह से बहुत एम्बेरसमेंट हुई, जिसकी वजह से मजीद वो रिएक्शन में आ गए, और तब से उनके अल्फाज देखिए, तब से उनका जो है वो सिलसिला देख लीजिए, जिसके अंदर वो ना अदलिया को बख्श रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको छोड़ रहे हैं। तो जहाँ जाते हैं वो अजीब अजीब बातें करते हैं। उनकी बेटी जो है मरियम साहिबा, वो अजीब अजीब बयान देती आई हैं, अब भी दे रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हुकूमत है ये तो जमहूरी हुकूमत है, अब भी जमहूरी हुकूमत है, और उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है। वज़ीर आज़म उन्होंने अपनी पार्टी से अपनी मर्जी का बनाया, और उसके बावजूद उनको ये नहीं समझ आ रही कि एक तरफ हुकूमत की नाकामी की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगी। ये कहाँ बीच में फंसे हुए हैं? उनको क्यों ये बातों की समझ नहीं आ रही? मतलब उनको साजिश की समझ में नहीं, साजिश नजर आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही कि साजिश हो क्या रही है। मतलब ये PMLN नहीं समझता जी, साजिश भी नहीं हो रही आपके ख्याल में कोई? अब नहीं, मेरे ख्याल में ये अपनी बातों से साजिशी काम कर रहे हैं ना। साजिश ये जो बातें कल कौमी असेंबली के स्पीकर जो हैं उन्होंने बातें की, अब बताएं कि इससे बढ़ के भी कोई मायूसी कौम में फैला सकता है? खतरे की घंटियां बजा रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, साजिशें तो आप खुद कर रहे हैं। पहले ये तो तय कर लें कि आपने अब अपनी सिमत जो है
उसको किस तरफ लेकर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कि आपने फैसला कर लिया। बिल्कुल शफकत साहब, जैसे शायद लतीफ साहब ने कहा, जैसे नवीद कमर साहब ने कहा कि साजिशी अनासिर तो साजिशें करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत ने अपने ऊपर तारी क्यों कर ली है साजिश? सर, आप ये ख्याल में साजिशें तो हो रही हैं, इसीलिए तो डॉलर इतना ऊपर चला गया है, मईशत इतनी बैठ गई है, आर्मी चीफ परेशान है, साजिशें तो हो रही है ना? आसमा, एक तो आखिरी हिस्सा जो था शायद लतीफ साहब का, वो मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि उनकी आवाज़ दब गई थी, लेकिन कुछ जस्ट मैंने समझ लिया उनका। देखें, बात यह है कि एक तो आपके दुश्मन जो है वो तो साजिशें करेंगे। अगर हिंदुस्तान आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, कुछ शवाहिद ऐसे भी हैं कि TTP के साथ मिला हुआ है और अफगानिस्तान का सॉइल इस्तेमाल कर रहा है। अफगान हमारे भाई हैं, लेकिन उनसे भी हमारी रंजिश है इस मामले में। बिल्कुल। तो ये तो जरूर होगा, कुछ सुपर पावर जो है वो भी कुछ कर सकती है, छोटी मोटी चीजें, ये सारी चीजें हम सुनते रहते हैं और आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बात एजाज सादिक साहब ने की है, उनका मतलब शायद वो बैरूनी साजिशों की तरफ नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने ये कहा तो फिर देखिए, स्पीकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है। स्पीकर जो है वो जब बात करता है तो वो एपॉलिटिकल है, उसकी बात तो उनको अगर बात करनी चाहिए थी पर पूरी बात करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि जनाब ये साजिश है, फलां कर रहा है, फलां इस तरह कर रहा है, ये जमात कर रही है, ये कोई एजेंसी कर रही है, ये कोई इदारा कर रहा है। तो इस तरह तो ये जो आधी बातें और है ना, उससे बल्कि करना चाहिए था। अच्छा, बढ़ती है, कम नहीं होती। आप वजीर आजम कह रहे हैं कि 15 जुलाई को हमने इंतखाब करा देना है, स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत ही सिस्टम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, असेंबली चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। कुछ आपको पता चला कि क्या होने वाला है? हाँ, वो देखे ना, वजीर आजम तो हुकूमत चलाते हैं और हुकूमत तो ख़त्म होगी पहले, और उसमें 60 दिन डालें तो तकरीबन 15 अगस्त का वक्त आ जाता है, तो उस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जो स्पीकर साहब हैं वो चलाते हैं असेंबली, तो असेंबली के अंदर जो भी मुहर्रकात हैं, जो भी साजिशें चल रही हैं, जो भी तरीक़ाकार हैं, जो भी बिल निकलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर अटकते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, वो ये तमाम चीज़ें देखते हैं, उनका दिल बैठता होगा, वो मायूस होते होंगे कि ये किस तरह की जमहूरियत है, कैसे हो सकता है कि हम अपने ही इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, तो फिर ये कैसे होगा इलेक्शन? अच्छा, आपका इशारा हल्का बंदियों की तरफ है और पीपल्स हल्का बंदी की तरफ भी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं है। और दूसरा ये कि शाहिद लतीफ़ साहब ने अच्छी बात की कि ये तो खुद साजिश करते हैं, हम तो खुद साजिश कर रहे हैं अपने खिलाफ। अब आप सोचें कि 4 साल के कलील अरसे में हमने क्या क्या साजिश की अपने खिलाफ। हमने पहले अपने खिलाफ पहला धरना दिलवाया, फिर हमने अपने खिलाफ दूसरा धरना दिलवाया, फिर हमने अपने खिलाफ तीसरा धरना दिलवाया, अभी चौथा तैयार हो रहा है। हमने डॉन लीक करवाई। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना डॉक्टर साहब। एक हाथ की कहानी तो सुन लेना, हवा में चलाने तो दें थोड़ा भी, दूसरी तरफ से तो दूसरे हाथ 3 चलेंगे। मैं तो एक हाथ लेकर चल रहा हूँ आपके सामने, तो सुन ले थोड़ी देर। फिर उसके बाद डॉन लीक आई, फिर डॉन लीक के बाद पैनामा लीक आई, फिर पैनामा लीक की अंदर एक लीक आई जिसके अंदर खबरें लीक हुई, तस्वीरें लीक हुई। 5 का बेंच बना, वो कुछ नहीं कर सका, फिर एक और 5 का बेंच बना, फिर उसको कुछ सिरा नहीं मिला, फिर एक 3 का बेंच बना, फिर उसने एक JIT बना दी, फिर JIT के अंदर व्हाट्सएप की कॉलें हुई, ये सब हमने करवाया। तो नहीं, मैं अपनी देखिए जो हमने किया है वो तो मुझे मान लेने देना। उसके बाद फिर आप उसके हमने कौन से बने थे, ये तो वो साजिशें जो हमने की हैं। अब आप उसके बाद जो इन्होंने की हैं वो इसका वो खुद करेंगे उस पर तबसरा। उन पे भी कर देना जो इन्होंने साजिश, पहले मैं अपनी बता दूं। नहीं, उनकी साजिश भी हमने खास तरीके से JIT को चलाया, एक तरीकाकार जो है उसके अंदर हमने तासुब पैदा किया। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हमने उसके बाद एक खास किस्म की रिपोर्ट निकाली। सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने साजिश की आपके खिलाफ। अभी तो मेरी दास्तान ही खत्म नहीं हुई। अच्छा, नहीं, मैं तस्दीक कर रही हूँ। हाँ, मैं भी तो आपकी बात मान रहा हूँ। मैं तो आपको मान रहा हूँ कि ये हमने साजिशें की हैं। ठीक, ये तो मैं मान रहा हूँ। अभी शाहिद लतीफ साहब वाली बात कि हमने क्या क्या साजिश की, मैं 4 साल की साजिशें जो हमने की हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये तो आप कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट कल आप तौहीन में धरी जाएंगी, मैं क्यों? नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ सर, सवाल करना मेरा हक है। सवाल में अगर कर रही है तो बच जाएंगी, अगर सवाल नहीं कर रही तो धरी जाएंगी, ख्याल कीजिएगा। क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ कि हमने क्या किया।
फिर हम वजीर आजम लोगों ने इलेक्ट किए थे, हमने डिस्क्वालीफाई करवा दिए। शायद साहब बोल रहे हैं, शफकत साहब बोल रहे हैं जी। शफकत साहब हैं, मैं पहचानता हूँ आवाज उनकी, लेकिन मेरी बात नहीं, मैं शायद बोल रहा हूँ। शायद साहब नहीं, मैं नहीं पहचानता शफकत साहब की आवाज। आज गलती हो रही है, कोई बात नहीं, आज इतनी गलतियां कर रहा हूँ। लेकिन फिर हमने बड़ी मुश्किल से अपने वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करवाया, जिसको आमतौर पर सियासत में कहते हैं बुखलाहट का शिकार। मैं बुखला, बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% बात ठीक है। बुखलाहट के अंदर मेरी जरा बात आप सुन लें। अच्छा, ब्रेक आ गई है, बात को मान रहे हैं, आपको ज्यादा वक्त मिल रहा है, सच्ची बात नहीं, हम चारों से ज्यादा आपको वक्त मिल रहा है, ये आप हम सब देख रहे हैं। नहीं, ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि साजिशें पीएमएलएन के खिलाफ हो रही है अभी तक, और वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और ये सारी एक फहरिस्त भी है, लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है। ये कोई मजाक नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस बुनियाद के ऊपर है, इन खदशात के पीछे क्या है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले नवीद कमर साहब, आपने साजिशें देखी जो नून लीग ने की है लेकिन एक साजिश उन्होंने आपकी तरफ भी इशारा किया है, देखिए वो है हल्का बंदियों का बिल। हल्का बंदियों का बिल पे भी बात कर लेते हैं और साजिशों पे भी लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। खैर, हल्का बंदियों पे तो पहले तो इनसे पूछें, हुकूमत जब बिल लाती है और ख़ासकर अगर वो समझती कि इम्पोर्टेंट है, तो पहले तो वो अपने सारे बंदों को इकट्ठा करती है, कोरम पूरा करती है, अपने एलाइज को साथ बिठाती है, और वो करीब करीब ला के फिर उनको देखना पड़ता है कि बाहर से हमें कितने नंबर्स की ज़रूरत है। इनके पास 26 मेंबर्स अपने हैं, इनके और इनके एलाइज के मिला के तकरीबन 50 के करीब मेंबर्स हैं। किस दिन 26 हुए हैं, किस दिन 50 हुए हैं, ब्लेम गेम करना, हर चीज़ जो है ना वो इनके खिलाफ हो रही है। गेम जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही है इस वक्त। पीपल्स पार्टी का प्राइमरी वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो गवर्नमेंट के सारे बिल्स पास करें, इनका कोई नहीं था। कोई सीरियसनेस, मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या वजीर आजम साहब आके बैठे हाउस में, मिनिस्टर्स बैठे, उन्होंने कोई मेंबर्स के पीछे भागदौड़ की, अपने मेंबर्स के पीछे नहीं। इजी है कि आप कह दो शफकत महमूद नहीं आए, नवीद कमर नहीं आए, बस हमारा तो ये साजिश का एक हिस्सा हो सकता है कि यानी पीएमएलएन अगर इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मिस हैंडलिंग है उनकी तरफ से। आई डोंट नो कि मैं इंटरेस्टेड है या नहीं है, मैं इस वक्त वो शक की बुनियाद पे इनको नहीं वो करता, लेकिन डेफिनेटली मिस हैंडलिंग है। और आप इधर आ जाए, नेशनल असेंबली हिस्से का काम है वो आप नहीं कर पा रहे ना, पीपल्स पार्टी के हिस्से का जो काम है वो पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही, जो नून के हिस्से का काम है वो नून नहीं कर पा रही, पीटीआई का भी यही हाल है। तो देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, ये सियासी जमातों पे ब्लेम है। देखिए 30 साल से मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूँ, मुझे ये पता है कि अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मुझे एक बिल पास कराना है तो इस तरह से मैं नहीं पास कराऊंगा जैसे ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पास हो ही नहीं सकता, बिकॉज कोई सीरियसनेस नहीं है। ये तो वैसे डॉक्टर साहब ठीक बात है ना कि अगर आपने बिल कानून साजी करवानी है तो आपका हेडेक होना चाहिए, कोरम पूरा करना आपका। कल 16 अरकान थे आपके, सिर्फ 16 देखिए कौमी असेंबली के अंदर। देखिए 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा क्विकली। एक पहली बात यह है कि सीसीआई जिसके अंदर मैं एक मक्खी की तरह दीवार पे लगा हुआ था, क्योंकि मुझे वो इंफॉर्मेशन फ्लो की वजह से इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें पेश की गई और जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स थे वो भी पेश किए गए। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई जो स्पीकर साहब ने लीड की, जिसमें तमाम पार्टीज़ ने इस बात पे एग्री किया कि हाँ हमें इसको अबूरी जो रिजल्ट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर ना जाने किसके कान में क्या फूंक आई, क्या आवाज़ आई कि नहीं वो हमें हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने नहीं बताया था, असल में उन्होंने एग्री नहीं किया था, हमने पार्लियामानी कमेटी में एग्री कर भी लिया तो कोई बात नहीं। सीसीआई में दोबारा आ जाएं, सीसीआई में बैठे 4 घंटे मीटिंग चली, इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि इस बिल को तमाम पार्टियां लेकर आगे बढ़ेंगी और उस एग्रीमेंट के अंदर 1% जो ब्लॉक्स थे उनकी बात हुई, उस तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाता। फिर नेशनल असेंबली में पास हुआ, पार्टीज ने सपोर्ट किया, फिर ना जाने क्या नहीं फूंक आई। सुन लीजिए एक सेकंड, ये गैप जो होता है ना, एक मिनट वो ऐड तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप ये पॉइंट उठा रहे हैं तो उनको ऐड तो करने दें ताकि रेलेवेंट हो जाए ना बात। मैं शफकत साहब के पास भी जाऊंगी इसी मौजू के ऊपर जी। देखिए जब हमने एग्री किया कि सीसीआई में चला गया है 1% पे एग्री हो गया, जितना भी जहाँ जो भी वहाँ एग्रीमेंट हुआ, हमने कहा फाइन, ये हमारी डिमांड थी, वी आर वोटिंग।
जब हम वोट करने गए तो पता चला एमक्यूएम वोट नहीं कर रही, और उनके कंसर्न्स थे इसके ऊपर। उनके कंसर्न्स थे। फिर मीटिंग स्पीकर साहब के चैम्बर में प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे जो पार्लियामेंट में एक्टिव लोग थे, पार्लियामेंट्री लीडर्स वगैरह, उन सब की मीटिंग हुई और उसमें जो एमक्यूएम ने डिमांड किया कि ये 1% नहीं, ये 5% होना चाहिए। फाइन, उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कल ही मैं बुला लेता हूँ सीसीआई की मीटिंग, ये क्योंकि फैसला सीसीआई का वहीं ये चेंज होगा। सही, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने वोट कर लिया, बात आगे बढ़ गई। 1 महीना हो गया है, ना तो सीसीआई की मीटिंग कॉल हुई, बिल्कुल ना कोई उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने की कोशिश की। अच्छा, कल के दिन में जब अब फंस गई ये बात तो ऐड आया है पहला। अब ये पता नहीं कितने महीने चलेगा और कितने महीने में ये काफी सारा लंबा काम टाइम टेकिंग है। लेकिन शफकत साहब, यही वो साजिश है जो कि इंतखाब के इल्तवा और असेंबली के टूटने का सबब बन सकती है? देखिए, हमारा तो व्यू बड़ा सिंपल है। हमने असेंबली में इसलिए सपोर्ट किया था इस बिल को कि हम ये चाहते हैं कि कोई उज़र ना हो इलेक्शन को मुलतवी करने का। अव्वल तो हम चाहते थे कि जल्दी हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर किसी वजह से जल्दी नहीं होता तो फिर वक्त पे तो होना चाहिए। सेनेट के अंदर हमारे बहुत कम लोग हैं, 7 लोग हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई। हम उसी तरह, हम तो बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। असल मामला है पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी ने वोट किया था इसके लिए नेशनल असेंबली में। अब नवीद कमर साहब बता सकते हैं कि जो उज़र इनके अब आ गए हैं और जो मसाइल बने हैं वो क्या हैं। वो कह रहे हैं कि जी सेंसस सही नहीं हुआ। वो सेंसस तो पहले भी सही नहीं हुआ था नेशनल असेंबली में जब ये बिल आया है। तो अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात कोई नए पैदा हुए हैं तो वो बता दें, अगर कोई पुराने थे तो अब उनको क्यों रेज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें का जवाब जो है वो तो पीपल्स पार्टी दे सकती है। अच्छा सर, एक और बात भी इस्लामाबाद में सुनने को मिल रही है। किसी सूरत सर एक और बात भी, केपी के असेंबली जो है वो भी रिजाइन कर सकती है, सिंध असेंबली की भी बातें हो रही हैं, कुछ इस किस्म की गुफ्तगू भी है। तो क्या वाकई केपी के असेंबली जो है वो रिजाइन कर सकती है? यही वो ग्रेटर प्लान है जिसका इशारा है स्पीकर साहब ने? देखिए, बात यह है कि स्पेकुलेशन तो हर किस्म की होती है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स नेशनल असेंबली के रिजाइन करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शन हो, तो ये एक ऑप्शन है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमारी कोई फॉर्मल डिस्कशन इस इशू पे नहीं हुई। और लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि हुकूमत ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना। कौमी असेंबली की अक्सरियत अगर रिजाइन कर देगी तो आप कह रहे हैं कि केपी असेंबली भी रिजाइन कर सकती है, तो क्या कौमी असेंबली की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आसमा, जरा गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक इसको हमने फॉर्मली डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। और अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसमें नेशनल असेंबली और सारी सूबाई असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व हो रही हैं, तो हम भी कंसिडर करेंगे इस मैटर को। लेकिन ये उसके लिए कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट होना जरूरी है, यानी कि कुछ चीजें होनी जरूरी है कि नेशनल असेंबली बर्खास्त हो, बाकी सूबाई असेंबलियां बर्खास्त हो। तो ये अगर सूरत हाल बनती है तो यकीनन इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये नहीं बनती। लेकिन ग्रेटर प्लान, शाहिद लतीफ साहब, मैं एक जुमला लेके ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। ग्रेटर प्लान का हिस्सा ये हो सकता है कि नेशनल असेंबली से एक बड़ी अक्सरियत जो है वो रिजाइन कर जाए, जिसके अंदर पीटीआई के लोग भी हो और पीपल्स पार्टी के लोग भी हो और खुद नून के बहुत से लोग। अभी तक हमने फॉर्मली डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल, मैं एक ऑप्शन की बात कर रही हूँ शाहिद लतीफ साहब। ग्रेटर प्लान ये हो सकता है? देखिए, ग्रेटर प्लान तो जब भी आपको इस तरह के खतरात लाहक होंगे, आपको हर वो चीज़ जो आपके मंतक के मुताबिक ठीक नहीं बैठती वो आपको ग्रेटर प्लान नजर आएगा। मगर बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि ग्रेटर प्लान है क्या। बहस इस पे होनी चाहिए कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपनी मुद्दत पूरी करें तो आप अपने कामों को तो देखिए ना। ये जो इकोनॉमी के साथ होने जा रहा है, ये कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन हम सब ने पढ़ी हुई है ना, कि कैसे मुल्कों का बेड़ा गर्क किया जाता है इकोनॉमी के जरिए, मईशत के जरिए तो सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया। बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान के साथ ये जो लेटेस्ट डॉलर का मामला हुआ है, किसी का कंट्रोल है? वजीर खजाना साहब है ही नहीं। तो खजाने को जो लोग देख रहे हैं या जो भी कोई देख रहा है वो कहाँ है?
सुनने में ये आ रहा है कि जो भी स्टेट बैंक के पास डॉलर्स थे हमने रिजर्व्स में रखे हुए थे, क्योंकि एक्चुअली डॉलर की वो वैल्यू नहीं है जो हम शो कर रहे हैं, लिहाजा वो जब मार्केट में डाल दिए गए, अब शायद उनके पास डॉलर नहीं है, लिहाजा डॉलर अपनी असल वैल्यू दिखा रहा है। और ये साजिश हुकूमत कर रही है के मामलात कहाँ हैं? ठीक, ये साजिश लाजमी चीज, क्योंकि हुकूमत तो पीएमएलएन की है ना। ये वही साजिश है जिसमें जब इख्तिदार में लोग होते हैं, जब खासकर आप जो बड़े लोग हैं उनसे सवाल करते हैं तो फौरन कहते हैं जमहूरियत को खदशा पैदा हो गया, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो गई। भाई आप अपने काम के बारे में जो आप पे तनकीद हो रही है आप उसको बिल्कुल। अच्छा, ये असेंबली में जो कुछ हो रहा है, सेनेट में जो कुछ हो रहा है, ये इकोनॉमी, सेनेट, हल्का बंदियों का बिल, ये क्योस और पॉलिटिकल अफरा तफरी, मुआशी एतबार से फौज के जो रिजर्वेशन है, सर ये किस तरफ लेके जाएंगे? मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद यही वो साजिश है जो कि किसी न किसी मंतकी अंजाम पर चीज़ों को पहुंचा सकती है, जो अच्छा नहीं हो सकता। और कल एक और काम भी होने वाला है, वो नाअहली केस का फैसला अगर हक में आ गया खान साहब के तो बल्ले बल्ले, ना हुआ तो क्या होगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकॉनमी की सूरत हाल, शायद लतीफ़ साहब भी बात कर रहे हैं, नवीद कमर साहब साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं चीज़ों को। वक्त कम है, कल बहुत बड़ा केस का फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये एक खबर मौसूल हुई है कि पार्लिमानी लीडर्स का जो कल इजलास होना था फाटा के ऊपर, जिस प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हुआ था, वो मुलतवी कर दिया गया। तो ये सीरियसनेस है सर, मतलब डॉक्टर साहब क्यों मुलतवी किया है वो इजलास? ये फाटा का जो सिलसिला है ना, ये आपकी बात ठीक है, इस पे जो क्रिटिसिज्म है मेरे ख्याल में हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और करते हैं उसको एक्सेप्ट। वो थोड़ा सा सियासी जो जोड़ तोड़ है उसकी नज़र हो रहा है। हमारी कोशिश ये है, देखिए 70 साल से किसी ने फाटा का नाम नहीं लिया। वो नहीं, सॉरी, ये कैंसिल क्यों है? मैं बता रहा हूँ ना आपको। मुझे ये तो नहीं मालूम कैंसिल क्यों है, लेकिन जो उस पर मुझे समझ है, मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करता हूँ। हमारी 70 साल बाद पहली मर्तबा किसी ने इसका नाम लिया। कभी भी हो सकता था, मगर पीएमएलएन की हुकूमत ने कहा कि इसको आगे बढ़ाया बिल्कुल सही बात। अब हमारी कोशिश ये है कि अगर हम इसको कर ही रहे हैं तो इसको एक मुत्तफ़क़ा तरीक़ाकार से, ताकि कोई भी उसके अंदर जेर जबर ना रह जाए, कोई दरार ना रह जाए। यहाँ रोक लीजिए, मैं रोकती हूँ सर। क्यों कैंसिल हुआ है? आपके पास रीज़न है? क्योंकि आप तो इन्वाइटेड थे वहाँ पे। जी मुझे रीज़न तो नहीं पता, बल्कि मेरे ख्याल है कि गलत किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट किया, दुनिया को ऐसे बताया कि फाटा के ऊपर एक इजलास कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स को हम बुलाएंगे, जुमे का दिन भी फिक्स हो गया, टाइम भी हो गया। लेकिन फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड कुछ ऐसा रहा कि हमें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं। बात तो क्योंकि सारी जो है कौम में नवे एक तरफ है, मौलाना साहब और महमूद अचकज़ई जो हैं वो इसके खिलाफ है। वो तो एक वेल नोन फैक्ट है, आज भी हैं, कल भी होंगे। तो ये क्या मकसद था कि सबको बिठा के और फिर क्या बात है? सिर्फ एक महमूद अचकज़ई साहब का वोट है और साथ में मौलाना साहब के कुछ वोट है, उनके लिए इतनी और मुल्कगीर पार्टी ये फैसला कैसे कर सकती है? बकौल इनके तो ये भी तो इसके फायदे में थे, क्योंकि प्लान ही इनका बनाया हुआ था। तो फिर क्या, और जिस तरह से मिस हैंडलिंग की ना, एक दिन ऑर्डर ऑफ द डे पे रख दिया लॉ, फिर अगले दिन सडनली गायब हो गया। ये तो कभी नहीं मैंने देखा कि पार्लियामेंट में कोई चीज आनी हो और डिसअपियर हो जाए इस तरह से। तो जाहिर है कि उस पे प्रोटेस्ट बिल्कुल होता है। लेकिन शफकत साहब ये मतलब ये तो बड़ा जाहिर है कि एक मिसहैप है अगर इस तरह, क्योंकि 31 की डेडलाइन वहाँ पे भी है। मैं अब दूसरे उस पर भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन कल इमरान खान साहब का भी फैसला है। अगर फैसला उनके खिलाफ आता है या हक में आता है तो सूरत हाल क्या होगी? हक में तो जाहिर है कि मिठाई बटेगी, और खिलाफ आता है तो क्या होगा? मेरा तो ख्याल है कि इसके बारे में सोचा भी इसलिए नहीं जा सकता कि इमरान खान साहब ने आज तक कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, और जिस ज़माने की बात है ये, वो क्रिकेटर थे, उन्होंने पैसे कमाए और जो भी एक जायदाद बनाई थी उसको पाकिस्तान में ले आए। यानी कि ना वो करप्शन की क्लासिकल डेफिनेशन आती है कि जी पब्लिक ऑफिस से प्राइवेट गेन की नहीं था। एक उनकी प्रॉपर्टी बाहर थी, वो पाकिस्तान ले आए। दूसरी तरफ तो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज बाहर जाके लोगों ने बनाई है। तो ये तो इतना बड़ा फर्क है। उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट्स जाके वो दे दी हैं, सब कुछ वहां पेश कर दिया है।
तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो पॉसिबिलिटी को कंसीडर भी हम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि नहीं, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। अच्छा नहीं, अच्छा नवीद कमर साहब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, ये तो फिर पॉलिटिकल रीजंस है। नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मैं ये कॉरलरी हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन के साथ ना, कि उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो भी एज ए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जब वो थे तब की नहीं। सारा पैसा जो बनाया उन्होंने वो अलग बात है ना। शफकत एक मिनट, लेट मी फिनिश। आई एम नॉट अटैकिंग योर लीडर, ऑल आई एम सेइंग इज फ्लैट्स बनाए हैं। ओ यार, ऑल आई एम सेइंग इज कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपके एज प्राइम मिनिस्टर और एज अ मिनिस्टर और कुछ भी आपका पैसे बनाया हो, क्योंकि ये एक वो प्रेसिडेंट पहले से बना चुके हैं मियां नवाज शरीफ की, कि वो उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, जो उनके ऊपर ये सारे मुकदमात थे पनामा के और उसके। अच्छा नहीं, मगर एक बंदा अरबों रुपए लूट के बाहर ले जाता है, वहां पे जताते बनाता है, उसका क्या कंपैरिजन उस बंदे से जो एक आपकी बात सही होगी, लेकिन लूट मार अगर 66,000 की है तो भी है और 6 लाख की है तो भी है, मतलब ये तो वो तो कौन सी लूट? इमरान खान ने लूट मार का तो वो तो प्राइवेट सिटीजन था, उसका क्रिकेटर था, उसने वो खरीदे, फ्लैट खरीदा, पैसे कमाए और पैसे यहाँ पे ले कह रहे कि कंपैरिजन आज भी खान साहब ने भी कहा कि बड़े डाकुओं के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। छोटे के साथ कर लेते हैं, छोटे के साथ कर लेते हैं, अगर बड़े के साथ नहीं हो सकता। ऐसी क्या बात है? छोटे कौन से? देखें, कोई किसी छोटे डाकू के साथ कर लेते हैं, मोहम्मद खान साहब के साथ कर लेते हैं, ये क्या बात हुई? कंपनी डिक्लेयर नहीं की, मिस डिक्लेरेशन है। न्याजी सर्विसेज कंपनी, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड डिक्लेयर ऑफशोर कंपनी थी, डिक्लेयर नहीं की। मुझे बात करने दें, ये नहीं हो सकता कि बात काटते रहें। अच्छा शफकत साहब बात सुनने दें। नहीं डिक्लेयर की, ये मिस डिक्लेरेशन है। उसके अंदर मनी ट्रेल जो था वो पूरा साबित नहीं हो सका, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नियाजी सर्विसेज कंपनी के अंदर कई लाख पाउंड की आई, उसके बाद बिल्कुल गलत है, उस कंपनी के बनने के बाद इधर डिक्लेयर करने के बाद उसमें पैसे आए जो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किया, मिस डिक्लेरेशन है। सर वो कह रहे हैं जो गैप था मेरा नुक्ता नजर सुन लें, अगर आपने सिर्फ उनको वो तो दरमियान में काट रहे हैं, बात को सुनना नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं आवाम सुने। अब उसके बाद आप आगे अगर आप बात काटेंगे लोगों को फिर भी पता चल जाएगा, लोगों की ज्यादा तवज्जो आप मबजूल करवा रहे हैं। क्यों आपके जो माशाल्लाह अगर शफकत साहब की तरह का आदमी सुप्रीम कोर्ट ने डॉन डिक्लेयर किया तो लोग क्या नतीजा? वो कह रहे हैं कि जो गैप था, ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूं, कह रहे गैप था, खत्म हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं सुबह फैसला आ जाएगा। मुझे जो मालूम है मैंने आपके सामने पेश किया। जहांगीर खान तरीन साहब ने 18,700 एकड़ जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, 18,700 एकड़। 12 एकड़ का लंदन का उनका जो घर है वो डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पे इतने बड़े बुलंदो बावा इंसाफ के दावे करने वाले लोग जो हैं इंडाइट हुए हैं, पैसे जमा करवाए हैं, वो भी सारी चीजें बता दी हैं। इनसाइड ट्रेडिंग के 7.5 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप इनसाइड ट्रेडिंग करें, आप जेल में जाते हैं 26 साल के लिए। यहाँ पे डिक्लेयर करके फीस देने के बाद आज लोग दिफा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब वहां पे आपने तनख्वाह नहीं ली तो आप चले जाएं, यहाँ पे आपने इनसाइड ट्रेडिंग। एक जुमला बोल दूं, एक जुमला तो बोल दूं जी प्लीज, कि जहांगीर तरीन ने 18,000 एकड़ जो लिए थे उसके सारे जो अग्रीमेंट्स थे वो कोर्ट में पेश कर दिए। जो उसने पैसा बाहर प्रॉपर्टी खरीदी उसकी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिसके जरिए पैसे वहां पे गए वो पेश कर दिए। उसके बाद ये दो मेन चीजें, इनसाइड ट्रेडिंग का भी जवाब, बिल्कुल इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइडर ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, समझाना पड़ेगा है क्या वो लीगली फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। शाहिद लतीफ साहब, टाइम नहीं है। शाहिद लतीफ साहब, अगर खुदा न खास्ता खान साहब नाअहल होते हैं तो क्या होगा? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैसला है कल का, और बिल्कुल इसमें सियासत पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। मगर अभी तक जो हालात वाक़यात हैं, मुझे उसमें उनके इसका चांस बहुत कम नज़र आता है। एक तरफ आप 300 अरब की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप 60 लाख जो उन्होंने पे की एक फ्लैट की उसकी बात हो रही है। वो ठीक है, हम मानते हैं कि चोरी, वो कहते हैं कख दीवी ते लख दीवी, मगर बात यह है कि चोरी कौन सी जो कुछ उनके पास था वो दे भी दिया। नहीं, अगर है, मैं अगर है की बात करता हूँ, अव्वल तो है नहीं, अगर है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ
कि एक तरफ सिर्फ कतरी खाता है जो डिफेंस में दिया जाता है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, 60 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अदालत को दे दिए। बहरहाल फैसला कल आ जाएगा, मगर इसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं। सियासत में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा दोनों तरफ। और इलेक्शंस भी आपको वक्त पे होते दिखाई दे रहे हैं?